हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का जो हम लोग का पहला पेपर है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है, वो किसका है, बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की 21वीं क्लास है। मैंने आपको 20 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके। और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। क्लास को क्रम से देखते चलना है और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलना है, तभी आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग को क्या चल रहा था, हम लोग को चल रहा था टॉपिक शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास। यानी जो शैशव अवस्था होती है उसमें संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो क्या मैंने आपको बताया था कि जो संवेग होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि संवेगों का विकास धीरे धीरे होता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार उम्र बढ़ने के साथ साथ निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। ये सब मैंने आपको करा दिया था। तो अब कुछ हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। जो हम लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो मतलब वाटसन के अनुसार के मतलब संवेगात्मक विकास किस तरीके से बच्चे में होता है, तो इसकी परिभाषा लिखिए। तो एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम लोग के वाटसन के अनुसार, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है। ये कह रहे हैं नवजात शिशुओं में 3 मूल संवेग पाए जाते हैं: भय, क्रोध, स्नेह। भय का मतलब क्या होता है, डर। क्रोध का मतलब गुस्सा और स्नेह का मतलब प्यार। तो क्या करें कि नवजात शिशुओं में 3 मूल पाए जाते हैं। नवजात शिशु मतलब समझते हैं आप लोग, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है, 3 मूल पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। भय का मतलब होता है क्या, डर। और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा करना, और स्नेह का मतलब होता है प्यार। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जो हम लोग का पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा। पहला पॉइंट कह रहा है शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे शिशु का रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। आप लोगों ने खुद देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, रोने लगता है, क्या करे, एकदम से चिल्लाने लगे, और हाथ पैर क्या करे, कहीं इधर उधर पटकने लगता है। देखा होगा आप लोगों ने। तो वही कहा गया है कि शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने लगता है। यानी जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, तभी से उसके क्या होते हैं, जो इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, दिखने लगते हैं। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा और क्या करेगा, हाथ पैर इधर उधर करेगा। ये सब क्या है, हमारे इमोशंस ही तो हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आरंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके संवेग स्पष्ट होने लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि आरंभ में शिशु के जो संवेग होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे संवेग क्या होते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं। मतलब बचपन में बच्चे को नहीं पता होता है कि हमें कहाँ रोना है, क्या करना है, कहीं पर भी इमोशंस दिखाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, चीज़ों को समझने लगता है, और उसे इस बात की समझ हो जाती है कि कहाँ पे हमको क्या करना है, इमोशंस कौन सा दिखाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग के नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है वो है फ्रायड के अनुसार। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी है, जो फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक है इनके बारे में जानते हैं। बालकों में आत्म प्रेम की भावना होती है। 4 से 5 वर्ष की आयु में विकास हो जाता है। बालकों में यानी बच्चों में क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, और 4 से 5 वर्ष की आयु में विकास हो जाता है। यानी बच्चे का जो विकास है तो वो क्या होता है, 4 से 5 वर्ष की आयु में काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। यानी उसकी समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पे रोना है, कहाँ पे क्या करना है, 4-5 साल की उम्र में। बाकी तो उसे नहीं पता रहता है, तब तक कहीं भी रोने लगता है, कहीं पर भी हंसने लगता है, कुछ भी करने लगता है। अगर आप लोगों को थोड़ा वॉइस में मतलब कम अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप लोग क्या करिए, अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज हम लोग के यहाँ बगल में है थोड़ा मतलब दूर, वहाँ पे अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ भी आ रही है। अगर क्लास नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोगों को लेट होगा, सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट कराना है, इसलिए अगर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे मैनेज करिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लड़के या बालक बालिकाएँ होते हैं, उनमें क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। कि जो लड़के होते हैं और बालक, उनमें क्या पाया जाता है, लड़कों या बालक में, इनमें क्या पाई जाती है, ओडीपस ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओडीपस ग्रंथि। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, मातृ प्रेमी पिता विरोधी। यानी जो बॉयज होते हैं यानी लड़के होते हैं, उनमें पाई जाती है ओडीपस ग्रंथि। ठीक, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मतलब ओडीपस ग्रंथि के कारण जो लड़के होते हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि वो लोग अपने माता से प्रेम, मतलब कि माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और पिता के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। मतलब पिता से कम प्रेम करते हैं, वो कोई भी बात होगी तो अपने क्या करते हैं, माता से ज़्यादा बताते हैं। इसके बाद जो हमारी लड़कियाँ होती हैं यानी गर्ल्स होती हैं, उनमें क्या होता है,
जो लड़के या मतलब जो लड़कियां या बालिका होती हैं, इनमें पाया जाता है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है इलेक्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्टर कॉम्प्लेक्स, यानी पितृ या पिता प्रेमी मातृ विरोधी। इससे क्या होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो पिता से क्या करती हैं, ज़्यादा प्यार करती हैं, यानी कोई भी बात होती है तो अपने पिता को ज़्यादा बताती हैं, और माता से क्या करती हैं, उनसे मतलब थोड़ा कम बात अपनी बता पाती है या कम अच्छे से बता पाती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो समाज में हम लोग के होता है, जो लड़कियां होती हैं वो अपना अटैच किससे ज़्यादा होती हैं, पिता से होती हैं। होती है कि नहीं होती है, कोई भी बात होती है तो तुरंत बता देते हैं कि मेरे पापा ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। और जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मम्मी के बारे में ज़्यादा बताया करते हैं। तो वही कहा गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से ज़्यादा वो होती हैं क्लोज, और जो माता होती हैं वो किससे होती हैं, लड़कों से, यानी जो लड़के होते हैं वो अपनी माता से ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि सभी बालकों में भय की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, यानी जो सभी बॉयज होते हैं उनमें जो भय की अनुभूति होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, यानी अलग अलग होती है, सब में सेम नहीं होती है। तो वही कहा गया है कि सभी बालकों में भय की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, यानी सेम नहीं होती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, क्या सभी बालक एक समान डरते हैं, क्या नहीं डरते हैं ना, किसी को कम डर लगता है तो किसी को ज़्यादा डर लगता है, सबका अलग अलग होता है। तो वही कहा गया है कि सभी बालकों में कहा गया है कि सभी बालकों में भय की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, यानी अलग अलग प्रकार से होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो शैशवावस्था होती है उसमें संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। संवेग की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की एक अनोखी अवस्था होती है। बच्चे संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगते हैं। क्या कहा गया है कि जो संवेग की दृष्टि से, यानी इमोशंस की दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था विकास की क्या होती है, एक अनोखी अवस्था होती है, यानी अच्छी अवस्था होती है काफ़ी। बच्चे संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगते हैं, यानी इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे संवेगों को नियंत्रण करने लगते हैं, यानी कंट्रोल करने लगते हैं। उनको इतना तो पता मतलब चल जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि हमें समाज में किस तरीके से क्या करना है, कहाँ पे हमें रोना है, कहाँ पे हंसना है, किस तरह से हमें मतलब किस परिस्थिति में हमें किस तरीके से अपने जो भाव है उनको प्रकट करना है। ठीक, इस एज में बच्चों को क्या होता है, काफ़ी तरीके से चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के जो अगले मनोवैज्ञानिक है वो आ रहे हैं क्रो और क्रो के अनुसार। ये जो क्रो और क्रो के अनुसार हैं, इन्होंने क्या कहा है इनके बारे में जानते हैं। तो बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो यानी जो बाल्यावस्था होती है इसके संपूर्ण काल में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा जो संवेग होते हैं ये सेम कहाँ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जब बच्चा छोटा होगा तब कुछ और कर रहा होगा, यानी जब शैशवावस्था की स्टेज में होगा, फिर जब बाल्यावस्था में होगा तब उसमें कुछ और चेंजेस आते हैं, फिर धीरे धीरे किशोरावस्था, फिर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि उसके बिहेवियर से लेके, शरीर से लेके, बात करने के तरीके से लेके हर चीज़ में क्या होता है, इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा गया कि बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलते रहते हैं, यानी सेम नहीं रहते हैं। बाल्यावस्था संवेगिक परिवर्तन की अवस्था है। जो बाल्यावस्था होती है क्या होती है, संवेगिक परिवर्तन की अवस्था है, यानी इसमें क्या होता है, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के संवेगों का विकास होता जाता है। 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मिच्योरिटी, यानी बच्चा क्या होता है, मिच्योर हो जाता है 12 साल की एज में। उसे काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो वही कहा गया है कि 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के संवेगों का विकास होता है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसमें क्या होता है, 8 प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। और 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तब क्या होता है, जो संवेग होते हैं यानी इमोशंस होते हैं उनमें बच्चा मैच्योर हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे 8 प्रकार के इमोशंस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, खुशी देखा होगा, ये जो खुश कभी हम लोग होते नहीं, खुश तो ये क्या हमारे इमोशंस ही तो हैं। इसके बाद फिर दुख, निराशा इसी को बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है क्रोध, फिर जो चौथा आता है वो आता है डर, जो पांचवा आता है वो आता है उत्सुकता या प्रबल या जिज्ञासा इसी को बोल देते हैं। फिर छठवां आता है वो आता है ईर्ष्या, फिर जो सातवां आता है वो आता है जलन,
होता है कि नहीं होता है। इसके बाद जो 8वां आता है वो आता है स्नेह, अनुराग। ये सब क्या है? ये सब हमारे वो हैं इमोशंस ही तो हैं, होते कि नहीं होते? आप लोगों ने खुद देखा होगा। खुशी अंदर से इंसान के, ये सब अंदर ही तो पाए जाते हैं इंसान के। जो खुशी होती है वो भी इंसान अंदर ही, दुःख से ही। खुशी मतलब जॉय होता है। कभी-कभी देखा होगा आप लोगों ने, इंसान किसी बात से खुश हो जाता है, फिर आता है दुःख यानी निराशा। कभी-कभी इंसान क्या होता है मतलब उदास हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक, फ्रस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, किसको? दुःख या निराशा को। इसके बाद आता है हम लोग का क्रोध। क्रोध को क्या बोलते हैं? क्रोध को बोलते हैं एंगर। ठीक, इसके बाद फिर डर आता है। डर को क्या बोलते हैं? फेयर इसको बोल देते हैं। फिर इसके बाद उत्सुकता यानी प्रबल या जिज्ञासा, इसी बोलते हैं क्यूरियोसिटी। इसके बाद जो ईर्ष्या आता है, ईर्ष्या आती है, इसको बोलते हैं जेलसी। इसके बाद जो जलन आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनवी। ठीक, ये सब होते हैं हम लोगों के, होते हैं कि नहीं होते? आप लोगों ने देखा होगा अंदर से ये सब निकलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग का आता है स्नेह, अनुराग। ये सब मतलब होता है प्यार। कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा अंदर ही पाए जाते हैं सब। इसको बोलते हैं इफेक्शन होता है। ठीक, स्नेह या प्यार को। ठीक, तो ये सब हम लोग कहाँ पाए जाते हैं? अंदर ही तो पाए जाते हैं। तो आप लोगों को जो इमोशंस है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो इमोशंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? हर परिस्थिति में निकलते हैं। होते ही सब में, बस फर्क क्या होता है? किसी में ज़्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं, लेकिन होते सब में। तो आप लोगों ने खुद देखो, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो किसी को कम आता है। बट ऐसा तो है नहीं कि नहीं किसी गुस्सा आता ही ना हो, आता तो सबको है ना। तो वही है कि इमोशन सबके अंदर पाए जाते हैं, बस फर्क क्या होता है? किसी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं तो किसी के अंदर कम पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? बाल्यावस्था के बारे में। सबसे पहले तो हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था कि जो शैशवावस्था होती है इसमें संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। फिर मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में बताया कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। अब जो हम लोग को तीसरा आ रहा है वो आ रहा है किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक, अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो किशोरावस्था होती है इसमें संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, किसमें? बच्चों में। संवेगों के विकास में अनेक परिवर्तन होते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा जो संवेग होते हैं इनके जब मतलब विकास होता है तो इनमें क्या होता है? अनेक परिवर्तन होते हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किस तरीके से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं, क्या नाम है? वी एन झा के अनुसार, ये जो वी एन झा हैं इन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे हैं जो परिस्थितियाँ एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती हैं वही परिस्थितियाँ उसे दूसरी अवसर पर खिन्न कर देती हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कोई परिस्थिति, जैसे मान लीजिए कोई अच्छी सिचुएशन आई तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि इंसान क्या होता है? खुश होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? खुशी का माहौल होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या होता है? इंसान खुश हो जाता है। तो वही कहा गया कि जो परिस्थितियाँ एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती हैं वही परिस्थितियाँ उसे दूसरे अवसर पर खिन्न कर देती हैं। खिन्न का मतलब क्या होता है कि मतलब गुस्सा या कुछ वैसी सिचुएशन आ जाए जिससे क्या हो, इंसान गुस्सा हो जाए, हो जाता है कि नहीं होता। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कहा बच्चे से, कहा चलिए हम लोग घूमने चलते हैं, तो बच्चा क्या होगा? खुश होगा ना। जिस बच्चे से कह दिया जाए चलिए हम आपके लिए ये लाएंगे वो लाएंगे, मतलब कुछ भी कह दिया जाए कि आप ले चॉकलेट लाएंगे, उसकी पसंद का जो चीज़ हो, तो बच्चा क्या होगा? खुश हो जाएगा ना काफ़ी कि हाँ पापा हमारे लिए ये लाएंगे, मम्मी हमारे लिए वो लाएंगे, तो बच्चा क्या होगा? खुश हो जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ क्या होगा? जब पेरेंट्स लेके ना आए या तो फिर पेरेंट्स ने कहा हो कि वहाँ पे घुमाने ले चलेंगे, कोई कारण बस न ले जा पाए हो या तो फिर ना ला पाए उसके लिए, तो बच्चा क्या होगा? खिन्न हो जाएगा। तो वही है कि जो परिस्थितियाँ एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती हैं वही परिस्थितियाँ उसे दूसरे ओर क्या कर देती हैं? खिन्न कर देती हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा वी एन झा के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने कहा था। अब चलिए हम लोग की नोट आती है, एक नोट के बारे में पढ़ते हैं कि ये नोट क्या है। किशोर ज़्यादातर संवेगात्मक तनाव में रहते हैं। संवेगात्मक तनाव में रहते हैं यानी जो किशोरावस्था की एज होती है हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है बताइए? किशोरावस्था की जो एज होती है ये हमारी होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक होती नहीं होती किशोरावस्था। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ज़्यादातर संवेगात्मक तनाव में रहते हैं। कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं। इसलिए आप लोगों ने खुद देखा होगा जो 12 साल से लेकर 18 साल तक की एज होती है तो इसमें बच्चे क्या रहता है? तनाव में रहता है काफ़ी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है। उस मतलब कि कहा जाए तो जीवन में सबसे कठिन काल वही होता है 12 साल से लेके 18 साल तक। बच्चों को एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, समाज में की चीज़ें भी उससे समझ में आने लगती हैं। उसके अंदर मतलब कहा जाता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये काफ़ी वैसी होती है। सीधे शब्द में बोला जाए तो आंधी तूफान की अवस्था होती है। कौन सी? किशोरावस्था